में, सिविल सूट्स में, सिविल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। और ये जो ये सेक्शंस आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें कोर्ट्स के लिए मावन के तौर पे कोर्ट्स को जस्ट डिसीजन ऑफ केस के लिए इस इख्तियार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरी मुराद सेक्शन 75 CPC और आर्डर 26 रूल 9 CPC से है। अब फर्ज करें कि एक बंदा एक दावा दायर करता है और उसमें वो कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है इस पे मैं काबज हूँ और इस पे मेरा कब्जा है, और जो फलां शख्स है वो मेरे इस कब्जा को डिस्टर्ब कर रहा है और मुझसे ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीका से ये कब्जा छीनना चाहता है, या मुझे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रोकता है, या ये किसी किस्म की इलीगल एक्ट्स कर रहा है जो मेरे राइट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कोर्ट ऑर्डरी जो है वो उनको, अगर उसके साथ उसने फ़र्द मलकियत लफ़ की है, कोई खसरा गिरदावरी लफ़ की है, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया है कि जो उस पर प्रामशई उसका जो कब्ज़ा है वो साबित करेगा, तो फिर कोर्ट को इख्तियार है कि उसकी बाबत हुक्म इम्तनाई उसके हक में जो है वो जारी फरमा देते हैं। दूसरी तरफ दूसरा बंदा आता है और वो कहता है जी कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है ये चूँकि ये इसका नाम बतौर मालिक दर्ज है, या मैंने इससे ख़रीद की हुई है, या मैं इसका पटेदार हूँ, या मैं गुजारिश पर हूँ, या मैं हिस्सेदार के तौर पे काबज़ हूँ, गिरदावरी तो इसके नाम पे है लेकिन कब्ज़ा उस पर मौका पे मेरा है, या गिरदावरी भी उसके नाम पे अगर नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स है और दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं जी कब्ज़ा इस पर मेरा है, तो फिर कोर्ट को एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है। ऐसी चीज़ जो कि क्लैरिफाई होने वाली हो जाती है कि कौन बंदा इस प्रॉपर्टी पे काबज़ है और किस बंदे का वहाँ पे कब्जा है और कौन उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहा है। तो उसके लिए कोर्ट फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 75 के तहत अपने नुमाइंदे के तौर पे किसी वकील को, किसी दूसरा अपने रेवेन्यू ऑफिसर को, किसी पटवारी हल्का को, कंसर्न पर्सन के जो एक्यूरेट रिपोर्ट दे सके, उसको लोकल कमीशन अपॉइंट कर देते हैं और फिर लोकल कमीशन जो है वो मौका पे जाता है, मौका पे उसकी फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करता है और फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपनी कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करता है कि जी ये बंदा जो है फलां काबज़ है, प्रॉपर्टी इस नेचर की है, तो लोकल इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देता है, जिससे कोर्ट को उस मामले का फैसला करने में जो है वो आसानी होती है और कोर्ट को एम्बिग्युइटी क्लियर हो जाती है और उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो डीम टू कोर्ट होती है कि मौका पे उसने प्रोसीड किया है। फिर उसके बाद इतराज़ात का मौका दोनों पार्टीज़ को मिलता है। इतराज़ात दाखिल होने के बाद कोर्ट अगर उसको रिपोर्ट को अफर्म कर देती है तो ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि ये पोजेशन फलां बंदे का है और उसकी फेवर वो उसका जो है वो केस, अगर बुदेई का कब्जा हो गया उसका प्रामशई आर्गुएबल केस साबित हो गया। अगर बुदेई का कब्जा साबित नहीं हुआ तो फिर वो ad interim जो कोर्ट ने उसको दिया है वो रिकॉल किया जा सकता है या दावा भी जो है वो खारिज किया जा सकता है। सेक्शन 75 नंबर 1 पे आ गया लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी की बाबत। अब आगे दो पार्टीज हैं, एक बंदे ने बतौर गवाह पेश होना है या कि कोई पार्टी ये अलग करती है कि जी हमारा इसमें कंप्रोमाइज हो गया है, तो फिर ये वो बंदा जिसने बयान कलमबंद करवाना है या जिसने राजीनामे का बयान देना है या कंटेस्टेड अपना बयान अपने मौक़िफ़ में देना है, वो बंदा बीमार है, आउटसाइड द लिमिट ऑफ कोर्ट्स है, किसी भी ऐसी मजबूरी में है कि वो कोर्ट को जो है वो पर्सनली ज्वाइन नहीं कर सकता, तो फिर कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसमें लोकल कमीशन अपॉइंट करके तो फिर उसका जो बयान कलमबंद करे तो उसमें वो अपने कराबोरेशन ऑफ अपने क्लेम की बाबत करे, या अगर उसका कंप्रोमाइज़ हो गया है तो फिर वो कंप्रोमाइज़ की बाबत अपना बयान कलमबंद करे। तो अगर तो कंप्रोमाइज़ का बयान कलमबंद होना है तो दोनों वकला की मौजूदगी में या लोकल कमीशन या पार्टीज़ की मौजूदगी में उसका बयान कलमबंद करेगा, उसको थॉरली उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाएगा। आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दाखिल करेगा। अगर ये मामला है सिर्फ कंटेस्टेड है, राजीनामे की सूरत में नहीं है, तो फिर इन प्रेजेंस ऑफ बोथ काउंसिल्स, उनके दोनों फरीकों के काउंसिल्स की मौजूदगी में लोकल कमीशन उस कंसर्न बंदे का जो है वो बयान कलमबंद करेगा। बयान कलमबंद करने के बाद फिर जो है वो उस पर दूसरी पार्टी उसका वो बयान जो कलमबंद होगा वो एज ए बयान इन चीफ होगा। बयान इन चीफ होने के बाद फिर सेकंड पार्टी जो है वो उस पर क्रॉस एग्जामिन करेगी और क्रॉस एग्जामिन करने के बाद उस प्रोसीडिंग को मुकम्मल करके लोकल कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट करेगा और कोर्ट उसको ऐसे ही ट्रीट करेगी उस एप्लीकेशन को, उस स्टेटमेंट को, जैसे कि अदालत के रूबरू उस बंदे का जो बयान है वो कलमबंद किया गया है। उसके बाद ये दो इख्तियारात हो गए। अब तीसरा इख्तियार है कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी है
और उस जॉइंट प्रॉपर्टी की बाबत जो है वो कोई पार्टी कहती है कि जी इसके खिलाफ दूसरे फरीक के पास जो है वो ज़्यादा कब्जा है या जो है वो हमारे हिस्से को भी यूटिलाइज कर रहा है, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डनरी अगर शेयर्स पार्टीज के एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो शेयर्स एस्टेब्लिश होने के बाद अपने नुमाइंदे के तौर पे लोकल कमीशन अपॉइंट करती है पार्टीशन पर्पज़ के लिए, और उस पार्टीशन पर्पज़ में के लिए वहाँ पे वो लोकल कमीशन जाता है, वो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी को देखता है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी को देखने के बाद फिर देखता है कि क्या आया ये प्रॉपर्टी डिवाइजेबल है या नहीं डिवाइजेबल, अगर डिवाइजेबल है तो इसका क्या तरीकाकार है कि ये इसकी पार्टीशन हो जाए, अगर पार्टीशन वो मकसूद ना हो तो अपनी सहूलत के लिए, कोर्ट की सहूलत के लिए जस्टिस ईयर के वो पार्टी से भी मोड ऑफ पार्टीशन जो है तलब कर सकता है कि आप बताएं कि ये कैसे कैसे तकसीम हो सकती है, तो उसकी पूरी और अगर ये प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल नहीं है तो फिर उसकी वो मालियत तयन करता है, मालियत तयन करने के बाद फिर वो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल करता है और कोर्ट को बताता है कि ये प्रॉपर्टी डिवाइजेबल है या नहीं है। तो इस तरह से वो तीसरा इख्तियार जो कोर्ट अपने ज़रिए किसी नुमाइंदे के ज़रिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती है पार्टीशन पर्पज़ के लिए, उसको भी सेक्शन 75 जो है वो डील करता है। उसके बाद आ गया कि कोई रेंडेशन ऑफ अकाउंट का सूट बंदे फबीदे हिसाब का दावा करते हैं, मनी डिस्प्यूट आ जाता है, दोनों पार्टीज के हिसाब किताब होता है, तो वो एक पार्टी कहती है कि मैंने पैसे लेने हैं, मेरे पास हिसाब किताब है, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं जी हमने पैसे लेने हैं, हमारे पास हिसाब किताब है। तो कोर्ट जब भी रेंडेशन ऑफ अकाउंट का कोई फबीदे हिसाब का दावा होगा उसमें जो है वो लोकल कमीशन इब्तदाई डिग्री सादर करने के बाद उसमें लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी, और लोकल कमीशन जो है वो दोनों पार्टीज के हिसाब किताब लेने के बाद, अपने हिसाब किताब अपने पोजेशन में लेने के बाद फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगा, हिसाब किताब को टैली करने के बाद दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कि इसमें किस पार्टी का जो है वो हिस्सा ज़्यादा रकम बनती है और कौन सी पार्टी ने पैसे लेने और कौन सी पार्टी ने पैसे नहीं लेने। तो इस तरह से सेक्शन 75 के तहत जब भी इम्बिग्विटी होगी, जब भी कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं होगी, जब भी कोई कोर्ट के सामने मामला जो है वो नहीं होगा, तो देन जो है वो कोर्ट 4 मामलात में इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी की बाबत, किसी पार्टी के बयान कलमबंद करवा एग्जामन दी पार्टी के लिए, और उसके बाद पार्टीशन सूट के लिए, और उसके बाद दूसरा जो है वो रेंडेशन ऑफ अकाउंट के सूट में हिसाब किताब के तयन के लिए कोर्ट अपनी बजाय किसी और बंदे को अपॉइंट करके लोकल कमीशन के तौर पर रिपोर्ट हासिल कर सकती है, ताकि जो मामलात हैं ताकि मामलात जो है वो क्लियर कट सूरत में जो है वो कोर्ट के सामने आ सके। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खसरा गिरदावरी चूँकि मालकान के नाम पे होती है तो, और खसरा गिरदावरी हमेशा से रिबटेबल डॉक्यूमेंट है और उसको रिबट जो है वो रिबट किया जा सकता है, सिर्फ प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस जो है वो नकल रजिस्टर अख्तरान ज़मीन को हासिल है, नकल खसरा गिरदावरी को हासिल नहीं है। तो उसमें जो प्रिजम्पशन ऑफ रिबटल जो है वो दूसरा राइट ऑफ रिबटल हासिल होता है, इसलिए वो बंदा आके कोर्ट के सामने कहता है कि नहीं जी खसरा गिरदावरी तो इसके नाम पे है लेकिन फिजिकली ये काबज नहीं है। तो ऑर्डिनरी को जो केस लॉज है उसमें इन्होंने यही कहा था कि ये होल्ड फरमाया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि इसमें चूंकि उसको पोजेशन को मेंटेन करना और पोजेशन की बाबत डिटरमिन करना लिखना ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, फिर भी अगर कोई ऐसी एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाए तो इन दी प्रेजेंस ऑफ खसरा गिरदावरी भी कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी की लोकल इन्वेस्टिगेशन के बाबत के कौन काबज है, कहाँ से ये प्रॉपर्टी है, नेचर क्या है और यूटिलाइज कौन कर रहा है, किसी का एक्ट क्या है, इस लोकल इन्वेस्टिगेशन की बाबत कोर्ट के पास मुकम्मल तौर पे इख्तियार है कि इन प्रेजेंस ऑफ खसरा गिरदावरी भी उसमें लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है ताकि जो है वो मामलात जो है वो दुरुस्त तौर पे हो सके। अब तो जदीद चूँकि मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं तो इसमें कोर्ट जब एग्जामन ऑफ पार्टी करना हो, किसी बंदे का बयान कलमबंद करना हो, उस पर क्रॉस एग्जामन करवाना हो या राजीनामा की बाबत जो है उससे अफर्मेशन करवानी हो, तो कोर्ट ऑर्डरली जो है वो लोकल कमीशन की बजाय अब तो मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ करते हुए व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो स्काइप के ज़रिए और अदर जो मीन्स अवेलेबल है उनके ज़रिए भी किसी का बयान कलमबंद कर लेती है, और उस बयान कलमबंद करने से स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा उसको फाइल का हिस्सा बनाया जाता है। फिर जो उसके दूसरा जो है वो अपॉइंटेड काउंसिल होंगे उनसे जो है वो उनकी शनाख्त करवा ली जाती है। ये बुनियादी इख्तियारात हैं जो किसी एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए जस्ट डिसीजन ऑफ केस के लिए कोर्ट बुनियादी तौर पर सेक्शन 75 के तहत जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। आप लोगों की समाअत का बहुत शुक्रिया।
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। आपका दोस्तों की इस बात का बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राय बरार साहब, सनात यूनुस बलोच साहब, एडवोकेट्स, और हमारे सीनियर क्लर्क्स अब्दुल खालिक शहीन साहब और सलमान चौधरी साहब। अब आज जिस पॉइंट पे मैं आप दोस्तों से डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ सेक्शंस, कुछ आर्डर सीपीसी के ऐसे हैं जिनकी बाबत हम बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रखते और ना ही उनके कॉन्सिक्वेंसेस का हमें अंदाज़ा होता है, और ना ही कभी हमने इन छोटे छोटे सेक्शंस को, कानून में तो कोई सेक्शन छोटा नहीं होता, लेकिन कंसिडर ये करते हैं कि ये छोटे सेक्शंस हैं, इनको कभी हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि हमारी थोड़ी सी गलती जो है वो हमें बहुत ज़्यादा उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। अब जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में पहले सेक्शन 9 को, सेक्शन 12 को, 12(1) को, 12(2) को, उसके बाद सेक्शन 15 से लेके 20 को, ये वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर एक दावा दायर होता है, एक क्लेम दाखिल होता है, तो रिपोर्ट ये आ जाती है कि जी इस बंदे का एड्रेस ठीक नहीं, इस बंदे का आप एड्रेस जो है वो न्यू दें, तो या केस ट्रांसफर होकर जाता है और ट्रांसफरी कोर्ट में नोटिस पैरवी दोनों पार्टीज को जारी करना होता है, उसमें प्लेंटिफ का एड्रेस जो है वो मुबेम होता है। तो कोर्ट जो है वो उससे जब कॉल करेगी उनसे कि आप ये जो है वो उसका एड्रेस जो है वो दाखिल करें, तो उसमें को डील करेगा सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 21 के तहत जो है वो कोर्ट उनका जो है वो उससे एड्रेस मांगेगी, और एड्रेस मांगने के बाद जो है वो उनको कहेगी कि आप इसका एड्रेस दाखिल करें। अगर वो कॉन्सिक्वेंट के तौर पे उसका एड्रेस दाखिल नहीं किया जाता, तो सेक्शन 21 के तहत जो है वो कोर्ट को इख्तियार है कि वो उस क्लेम को, उस प्लेंट को, उस दावा को जो है वो रिजेक्ट फरमा देंगी और उसको फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगी। इसको हम कहते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट आर्डर। और 21 के भी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि पता जो होता है, ये बेसिक चीज होता है किसी बंदे की अवेयरनेस के लिए, उसको नोटिस देने के लिए। अगर आप पूरा प्रोसीड करते हैं, आपकी इतने साल, उतना अरसा जो है वो प्रोसीड होने के बाद एक डिग्री आपके क्लेम में दाखिल हो जाए, सॉरी सादर हो जाती है, दावा डिग्री हो जाता है। कल कला को बंदा वो आके ये फैक्ट साबित कर देता है कि जी मेरा तो एड्रेस ही इन्होंने रॉन्ग दिया था, तो ये एक ही सफिशिएंट ग्राउंड होगा कि 9(13) के तहत वो डिग्री जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, और आपने जितनी प्रोसीडिंग की होंगी वो सारी नल एंड वाइड हो जाएंगी। तो इसलिए ये 21 जो है वो बड़ा सीरियस जो है वो सीरियसली सेक्शन है, तो इसको जो है वो लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना चाहिए। उसके बाद अब एक कोर्ट में दावा चल रहा है और दूसरी अदालत में भी एक दावा दायर कर दिया जाता है। एक अदालत को इख्तियार होता है, एक अदालत को इख्तियार नहीं होता। तो या इसमें एक केस में ऑलरेडी इशू सेटल हो चुके होते हैं, या सेटल होने वाले होते हैं, या प्रोसीडिंग हो चुकी होती है, तो फिर दूसरा दावा दायर कर दिया जाता है। तो फिर जो बंदा, जब डिफेंडेंट की समनिंग होगी, उसकी तमील हो जाएगी, तो वो जाके एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि आप इस एप्लीकेशन पे सेक्शन 22 के तहत फैसला करें कि आपको इख्तियार समाअत है या उस अदालत को इख्तियार समाअत है। और अगर वो उसको ट्रांसफर करवाना चाहता है, अगर, तो इसमें ये बात समझने वाली है कि अगर जिन दोनों अदालतों में दावाजात जेर समाअत है, जिन दोनों अदालतों में दावाजात जेर समाअत है, उन दोनों की एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट की है, यानी उनके किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर हो सकती है। तो फिर वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास फाइल करेगा कि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, या इस एक को विड्रॉ करके उस अदालत को भेजा जाए जिसको उसका ओरिजिनली इख्तियार समाअत हासिल है। अगर फर्ज करें कि दो दावाजात मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो दोनों दावाजात की एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो सेम नहीं है, तो फिर, और लेकिन उनकी जो हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन है दोनों दावाजात की सेम है, तो फिर वो बंदा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के बजाय वो हाई कोर्ट में जो है वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा कि, और उसमें कहेगा कि इन दोनों दावाजात को जो है वो कंसोलिडेट कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। कंसोलिडेशन फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग अलग चीज है, और कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स अलग चीज है। कंसोलिडेट का मतलब है कि दो मुख्तलिफ जगह से एक दावाजात को विड्रॉ करके एक ही अदालत में इकट्ठा कर देना,
यानी उसमें उनकी समात जो है वो यकजा नहीं होनी। समात यकजा करवाने का अलग मैटर है कि दो आइडेंटिकल इश्यूज हैं, आइडेंटिकल मैटर्स हैं, दोनों का एक दूसरे पे फैसला का इनसार होना है, तो फिर कोर्ट जो है वो उनकी प्रोसीडिंग को कंसोलिडेट करके इश्यूज कंसोलिडेट फरमाएगी। यानी ये डिफरेंट दोनों चीजें हैं जिनको देखना है। अब अगर तीसरी स्टेज पे कि ट्रांसफर आपने केस करवाना है और उस ट्रांसफर ऑफ केस की जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन, जो हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन है वो डिफरेंट है, यानी दोनों को सेम जो है वो डील नहीं जुरिस्डिक्शन की कोर्ट करती, तो देन जो है वो उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन होगी जहां पे वो दावा जेर समात होगा। ये तीन मुख्तलिफ चीजें थी जो ये जो सेक्शन 22 है उसमें जो है वो दूसरा जो है वो उसको डिस्कस की गई। अब उसके बाद जो है आ गया सेक्शन 24। अब एक बंदा एप्लीकेशन फाइल कर देता है, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो है वो चाहता है कि जो मेरी ये दूसरा दोनों दावाजात को कंसोलिडेट होना चाहिए। कंसोलिडेट होना और चीज है कि कोर्ट लाजमी तौर पे कि कोई कन्फ्लिक्टेड जजमेंट्स ना हो, कोई मुतजाद फैसला जात ना हो, यानी एक तरफ भी बंदे का दावा डिग्री हो जाए, दूसरी तरफ दूसरे बंदे का दावा डिग्री हो जाए, तो फिर तो वो दोनों एक दूसरे से जो है वो मुतजाद हो गई या वो सही फैसला ना हो सके। इसलिए उसके पास इख्तियार है कि वो दोनों दावाजात की जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास फाइल करेगा, दोनों को इकट्ठा कर दे। उसका भी कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इख्तियार है कि किसी भी अपने मुताबिक सिविल जज की कोर्ट से एट एनी टाइम केस को विड्रॉ करके, इवन के जो एपलेट कोर्ट है, एपलेट कोर्ट में भी जो है वो कोई अपील अगर जेर समात है, कोई मुतफरक दरखास्त जेर समात है, उनको कंसोलिडेट करना मतलूब है, तो वो दोनों को फिर दोनों को इख्तियार रखते हैं कि एक कोर्ट से विड्रॉ करके दूसरी कोर्ट में उन दोनों को इकट्ठा कर दें। उसके बाद मैटर आ गया कि आप अर्ली हियरिंग चाहते हैं, आपका मामला काफी दफा जो है वो काफी अर्सा से पेंडिंग है और वो फैसला नहीं हो रहा, तो फिर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कि डायरेक्शन दी जाए कि जनाब इसका जो है वो अर्ली हियरिंग हो के अर्ली हो जाए। अब कुछ बातें, एक बात और इसमें मैं बताना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्पेशल लॉ में एक स्पेसिफिक पीरियड दिया होता है फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट, कि जी इसमें 4 माह में फैसला होना है, इसमें 6 माह में फैसला होना है, इसमें 1 साल में फैसला होना है। उसके आगे उस स्पेशल लॉ में अगली प्रोविजन जो होती है वो होती है कि अगर ये चीज एक्सपायर हो जाता है पीरियड और फैसला नहीं होता, तो देन वो कोर्ट जो है वो डे बाय डे उसकी हियरिंग करके उसको डिसाइड करेगी। लेकिन अगर कोर्ट जो है वो उसको डे बाय डे हियरिंग करके डिसाइड नहीं करती, तो देन भी आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जा सकते हैं कि इनको हिदायत की जाए कि स्टेपुलेटेड पीरियड जो दिया गया उसके मुताबिक फैसला नहीं हो सका, तो इसकी जो समात है वो अब डे बाय डे इसकी समात करके इसको जो है वो फैसला करें। उसके बाद आ गया ट्रांसफर ऑफ सूट। अब आप चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि एक जज जो है वो उस केस का दुरुस्त तौर पे फैसला नहीं कर रहा, या ये बाइस हो गए हैं, या इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं, दूसरी पार्टी ने इनको जो है वो अप्रोच कर लिया है, या इनका रवैया गलत है, तो फिर भी आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जो है वो एप्लीकेशन फाइल करके उस केस को सेक्शन 24 के तहत जो है वो उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी चीजें जो है, पहले ये होता था कि जनरली जो क्रिमिनल वर्क है वो जब एक दो जजमेंट्स आई कि क्रिमिनल वर्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इख्तियार नहीं है कि किसी एडिशनल सेशन जज साहब से जो है वो विड्रॉ करके किसी और कोर्ट के भेजे। सिविल का इख्तियार है और मुझे स्टेट का इख्तियार है, सिविल कोर्ट का इख्तियार है, लेकिन अब उसमें जजमेंट्स आ गई हैं कि जो है वो क्रिमिनल वर्क है, बेल एप्लीकेशन है, 22A-22B की एप्लीकेशन है, कोई ट्रायल है जो अर्ली स्टेज पे है, तो उसको सेशन जज साहब विड्रॉ करके किसी दीगर कोर्ट को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन एप्लीकेशन। लेकिन अगर वो चार्ज फ्रेम हो जाएगा और एविडेंस स्टार्ट हो जाएगी, तो देन जो उसकी जो ट्रांसफर का इख्तियार है वो हाई कोर्ट को होगा, वो सेशन जज साहब जो है वो उसको ट्रांसफर नहीं फरमा सकते। अब उसके बाद कि क्या आपने कहा जी ये 22 हो गए हैं, कोर्ट ने महज प्रिजम्पशन की बुनियाद पे ये असेस नहीं करना कि जज साहब का जो जज साहब है वो साजबाज है, उसके लिए आपको कुछ ठोस एविडेंस देना पड़ेगी, ठोस उसमें ग्राउंड्स देना पड़ेंगे, तब जाके केस ट्रांसफर होगा। महज प्रिजम्पशन की बुनियाद पे क्या कहना कि ये मैनेज हो गए, 22 हो गए, दैट वाज नॉट अ ओरली सफिशिएंट ग्राउंड, कि उसके अगर कोई करबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है आपके पास, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो फिर कोर्ट आपका महज के ये जज साहब मिल गए हैं इस बुनियाद पे जो है वो ट्रांसफर एप्लीकेशन आपकी अलाउ नहीं करेगी और केस को ट्रांसफर नहीं करेगी। इस पे जजमेंट है 2020 CLC पेज 1181,
उसके बाद है कि एक जज, आप ये ग्राउंड देते हैं कि जी एक जज साहब ने हमारा ये रॉन्ग ऑर्डर कर दिया है, ये ऑर्डर ने गलत कर दिया है, इसलिए भी अब हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। जो रॉन्ग ऑर्डर कर देना वो भी कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। रॉन्ग ऑर्डर के खिलाफ आपके पास रेमेडी ऑफ अपील है, आप रेमेडी ऑफ रिवीजन है, जो भी आपको प्रोवाइडेड बाय लॉ कोई रेमेडी है उसको अवेल करके उसको सेल कर सकते हैं। ये भी कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। इसके पीएलजे 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 488 है। उसके बाद प्रिजम्पशन की बुनियाद पे कोई केस ट्रांसफर नहीं होगा, इस पे 2011 एमएलडी पेज 994 है। तो इस तरह से अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे तो हमने ये प्रोसीजर आपको बताया कि किस किस तरह से केस ये कहां से ट्रांसफर होने हैं। लेकिन जब भी आप किसी जज के खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन देंगे तो उसके लिए आपको ठोस रीजन दरकार होंगी, उस पर ठोस ग्राउंड दरकार होंगे। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर लाइटली जब किसी जज के खिलाफ जो है वो एलिगेशन आ जाता है तो देन कोर्ट्स फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ केस कि उसकी सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्टीज के लिए, जस्ट डिसीजन ऑफ केस के लिए लाइटली जो है वो अब बाजुकात अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस केस को ट्रांसफर भी फरमा देती हैं। तो ये मेरी गुजारिशात करने का मकसद था। इंशाल्लाह हम सीपीसी को नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और इसको इंशाल्लाह एंड तक पहुंचा के फिर नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। आप सब दोस्तों की समात का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फुल वीडियोस को देखें ताकि जो मेरी गुजारिशात है उनको आप समझने में जो है वो आपको आसानी हो। वस्सलाम। आज की वीडियो में हम फिर हसनात यूनुस बिलोई साहब और राय इब्रार हुसैन साहब को वेलकम करते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं आप दोस्तों से बात करना चाहता हूँ वो बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे ज्यादा जो है वो जोर नहीं दिया जाता। अब अगर एक बंदे के खिलाफ कोई दावा दायर होता है और वो बंदा समझता है कि मेरे खिलाफ ये फिक्टिशियस फॉल्स सूट फाइल हुआ है, गलत वाकयात इस पे दर्ज किए गए हैं, मुझे रॉन्गली इसमें जो है वो दूसरा किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, या मुझे जो है वो बिला जवाज तौर पर मुकदमाबाजी में उलझाया हुआ है। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है ये आज की वीडियो जो आम पब्लिक के लोग हैं, जो लिटिगेंट हैं, जिनके खिलाफ दावा जाता है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि मेरी इन बातों को समझें और सुने। आम फैम में कुछ लिटिगेशन में तो बंदों के प्योरली राइट्स होते हैं जिनको डिटरमिन करने के लिए, जिनको हासिल करने के लिए, जिनको डिक्लेयर करने के लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं। और चूंकि फर्स्ट इंस्टांस ऑफ कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट में अपनी लिटिगेशन जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन बाज औकात वो अपना मौकफ जो है वो साबित करने में नाकाम हो जाते हैं। जो अनप्रूव्ड फैक्ट्स होते हैं ना उनको फॉल्स फैक्ट कंसिडर नहीं किया जा सकता। बाज औकात किसी टेक्निकलिटी की बुनियाद पे, बाज औकात किसी एविडेंस की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से वो अपना मौकफ साबित नहीं कर सकते। लेकिन फिक्टिशियस और फॉल्स वर्शन उसको कहा जाएगा जो सिरे से जिसका कोई वजूद ही ना हो, उसके पीछे बिहाइंड द सीन जो स्टोरी, किसी बंदे को परेशान करना, किसी बंदे को डिफेम करना और किसी बंदे को फॉल्स लिटिगेशन में उलझाना, उसका सिर्फ मकसद होता है। तो ऐसे दावाजात जो बुनियादी तौर पर नलाफाइड इंटेंशन से किसी बंदे को परेशान करने के लिए और किसी बंदे को जेरेबार करने के लिए और उसको नजायज मुकदमात में उलझाने के लिए या उसको परेशान करके कोई रॉन्गफुल गेन करने के लिए ऐसे जैसे जो दावाजात किए जाएंगे उनको जो है फॉल्स सूट्स, फिक्टिशियस सूट और विदाउट एनी प्रोबेबल काज जो है वो किए गए दावाजात जो है वो कानून ने करार दिया है। तो अब कोर्ट के पास इख्तियार है कि जब एक बंदा साबित कर दे कि जो मेरे खिलाफ लिटिगेशन की गई ये फॉल्स है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये मेलाफाइड इंटेंशन से हुई है, तो कोर्ट को इख्तियार है कि वो कंपनसेटरी कास्ट जो है वो उस बंदे को अवार्ड कर सकती है इन द सेंस ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट। कि जब वो डिसमिस होगा सूट तो फिर उसको कंपनसेटरी कॉस्ट जो है कंपनसेशन के तौर पे जो है वो कोर्ट देने का इख्तियार रखती है, जिसको सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी जो है वो डील करता है। और 35A के तहत जो है अब तो अगर फाल सूट है फर्ज करें, उसका ये नहीं है कि 35A में कोई कंपनसेशन दे दिया गया है तो कल कला को उसका अदर सेंस में कोई प्रोसिक्यूट किसी को डैमेजेस क्लेम नहीं होना। अगर वो ये तो है उसको कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन ऑफ अ पर्सन, उसके फॉल्स जो है उसने उसके खिलाफ लिटिगेशन की उसकी हक में,
जो जनरल डैमेजेस है, लॉ ऑफ टार्ट के तहत जनरल डैमेजेस जो है वो बंदा अग्रीड बंदा इंडिपेंडेंटली जो है वो क्लेम कर सकता है, और उसमें वो स्पेशल कॉस्ट जो उसको कंपलसेटरी कॉस्ट दी गई है वो भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। इसमें आगे मैं इसमें अर्ज करूंगा। अब 35A में कोर्ट ने उसको कंपलसेटरी कॉस्ट दी थी। अब देखने वाली बात यह कि कहां तक दिया जा सकता है। पहले इसमें था कि अकॉर्डिंग टू द पेक्यूलियर लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स भी कंसीडर होना, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा था कि ये 25,000 रुपीज जो है वो कोर्ट जो है बतौर कंपनसेशन जो है वो अवार्ड कर सकती है। बाद में उसमें पंजाब अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट के मुताबिक उसमें उन्होंने उसको 1 लाख रुपया जो है उसको कंपनसेटरी कास्ट जो है वो उसकी जो है वो डिटरमिन कर दी। तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि जब आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस या फ्रॉम दी apparent face of pleading of parties without recording of evidence की जो false litigation है उसको इब्तदाई स्टेज पे भी जो है वो खत्म कर सकती है, उसकी प्लेट को रिजेक्ट कर सकती है, उनके क्लेम को डिसमिस कर सकती है। तो साथ ही जो है वो 35A के तहत जो है वो कंपलसेटरी कास्ट दिलवाने का भी उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे इख्तियार है। उसके बाद इसका जो कंपलसेटरी कास्ट वाला है वो उसके सेक्शन 2 में ये प्रोवाइडेड है। तो कैसे अमेंडमेंट हुई और 25,000 से 1 लाख हुआ। 35A की क्लास 3 में है कि वो सूट फॉर डैमेजेस जब करेंगे जनरल डैमेजेस, तो ये भी उसमें जो है वो कंसिडर हो सकते हैं। तो आगे जो 35B है ना, 35B मच इंपॉर्टेंट है। अब एक बंदा किसी बंदे के खिलाफ जो है वो ऐसा एलिगेशन लगाता है कि जो उसको डिफेम करता है, और डिफेम एवरमेंट्स करता है, वो प्लेंट में लिखता है कि उसके खिलाफ जो है वो कोई एलिगेशन लेवल करता है, और जो है वो उसको उसकी किरदार कशी करता है, और एज सच ऐसा जो है वो कोई एक्ट करता है कि उसकी रेपुटेशन को वो इंस्पायर करता है। तो फिर कोर्ट को इख्तियार है कि 35B के तहत उसको स्पेशल कॉस्ट जो है वो उस पर्सन को दिलवा सकते हैं जो जिसको जो है वो उन्होंने जो है वो डिफेम किया हो। अब कंपनसेटरी कास्ट अलहदा है, वो है फॉल्स और फ्रिवलेस लिटिगेशन की बाबत। जो 35B है वो है स्पेशल कास्ट, और स्पेशल कास्ट है कि उसके खिलाफ कोई जो है वो फॉल्स एलिगेशन, उसकी किरदार कशी, उसके बारे में जो है वो गैर अखलाकी कोई ऐसे अल्फाज और एवरमेंट्स किए जाते हैं, तो उनकी बाबत कोर्ट कंपनसेटरी कास्ट के साथ साथ उसको स्पेशल कास्ट भी जो है वो दिलवा सकती है, और इसका भी कोर्ट को जो है वो मुकम्मल तौर पे इख्तियार है। इस पे 1993 SCMR पेज 145 और स्पेशल लॉ जो कास्ट है उसको 1995 CLC पेज 78, ये भी 2 जजमेंट्स मौजूद है। उसके बाद लेटेस्ट व्यू भी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स के, हायर कोर्ट्स के आए हैं। तो इसलिए जब भी आपके खिलाफ कोई फॉल्स लिटिगेशन होती है तो आप लाजमी तौर पे अपना जवाब दावा दाखिल करते वक्त उसके से कंपनसेटरी जो है वो डैमेजेस और जो कास्ट और स्पेशल कास्ट जो है वो अगर कोई ऐसा क्लियर किया गया है तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। और कल कला को अगर कोई बंदा दोबारा कोई भी उसके खिलाफ कोई प्रोसीड करता है, कोई लिटिगेशन शुरू करता है, तो जो उसको उसके खिलाफ ऑर्डर हुआ होगा 35A का, वो उसके प्रीवियस करेक्टर को डिटरमिन करेगा कि ये बंदा जो है वो प्रीवियसली ऐसी लिटिगेशन जो है वो करने का आदी है, और ये इसके खिलाफ पहले भी अदालतों ने ये कास्ट जो है वो की हुई है, और ये जो है वो फ्रीवियस लिटिगेशन जो है वो करता ही रहता है। तो इस बिना पे अगर कोई दोबारा फिर जो है वो कोर्ट्स में आपके खिलाफ कोई प्रोसीड करने की कोशिश करता है, तो कोर्ट उसको हवाला दे के कि ये पहले भी झूठा करार दे चुका है, उसका जो फॉल्स लिटिगेशन है उसको एंड कर सकती है। ये तो थी कास्ट की बाबत। इंशाल्लाह हम इसको जो रूटीन के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर जो है वो रेलेवेंट सेक्शंस और ऑर्डर्स का इस्तेमाल होता है, इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी CPC को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ताकि ये सारे मामला जो है वो साबित दूसरा जो है वो हो सके इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेक्शन 47 है ऑब्जेक्शन पिटीशन की बाबत, और जो सेक्शन 75 है अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन की बाबत, इंशाल्लाह हम इसको कल इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों की समाअत का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।